पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कैन बी यूज्ड। अब जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है वो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, हमें ये बताना है। ऑप्शंस हैं टू राइटिंग ऑफ गुडविल, इन कंप्लीटिंग द कैपिटल लॉसेस, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन होता है, ये हमारा जो भी प्रॉफिट्स होते हैं इनकॉर्पोरेशन के समय, वहाँ पर उनसे हम अपनी गुडविल को राइट ऑफ कर सकते हैं, अपने कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं हम उनको राइट ऑफ कर सकते हैं। तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन 1 है, टू राइटिंग ऑफ गुडविल, एंड सेकंड ऑप्शन इज इन कंप्लीटिंग द कैपिटल लॉसेस, ये दोनों ही करेक्ट हैं। हम अपने इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन जो होता है, हम उससे अपने ये चीजें राइट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी हम इससे राइट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज क्रेडिटेड टू। अब जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है वो कहाँ क्रेडिट किया जाता है, किस अकाउंट के नाम से, वो हमें बताना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जर्नल रिजर्व अकाउंट, स्पेशल रिजर्व अकाउंट, या फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो देखिए, यहाँ पे क्रेडिट की बात की गई है। तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन जो होता है वो हमारा पूंजीगत लाभ की तरह होता है। पूंजीगत लाभ का मतलब यहाँ पर है कैपिटल प्रॉफिट की तरह होता है, और इसको हम कैपिटल जो हमारा रिजर्व अकाउंट होता है उसके अंदर इसको क्रेडिट किया जाता है। तो याद रखिएगा, कैपिटल प्रॉफिट की तरह है, इसलिए हम इसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में करेंगे। स्पेशल रिजर्व में जो स्पेशल चीज के लिए फंड क्रिएट किए जाते हैं, सिर्फ उनको वहां पे ट्रीट किया जाता है। जर्नल रिजर्व में हम यहाँ पे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। एंड आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जितने भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, हमारे अगर हम बात करें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, तो वो यहाँ पर आते हैं। इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन हमारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रीट किया जाता है एज अ क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कैन नॉट बी ट्रीटेड। अब प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन जो है वो कहाँ पे ट्रीट नहीं किया जाएगा। बाय डेबिटिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय ओपनिंग अ गुडविल अकाउंट with the loss of with the loss, and third option is by debiting it to the goodwill account when some price for goodwill is paid at the time of purchasing the business, या फिर बाय डेबिटिंग इट टू सस्पेंस अकाउंट। अब हमें इसमें से बताना है कि क्या नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, जो लॉस होता है उसमें। तो देखिए, अगर हम प्रॉफिट इनकॉर्पोरेशन के समय हमारा जो लॉस होगा, हम उसको किस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसको हम प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये होते हैं, ये हम कभी भी P&L अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। इनको हम हमेशा जो भी इनसे रिलेटेड अकाउंट्स हैं, जैसे कि राइट ऑफ के लिए हम गुडविल अकाउंट यूज करते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कैपिटल अकाउंट, ये सारे अकाउंट हम यहाँ पर यूज करते हैं। सस्पेंस अकाउंट हो गया, इनमें हम डेबिट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे यही पूछा गया है कि किससे नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बाय डेबिटिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये यहाँ पर नहीं कर सकते, जबकि हम एक गुडविल अकाउंट को ओपन कर सकते हैं लॉस के साथ। हम डेबिट कर सकते हैं गुडविल अकाउंट को व्हेन सम प्राइस ऑफ गुडविल इज पेड एट टाइम ऑफ परचेजिंग द बिजनेस, या फिर एक सस्पेंस अकाउंट की तरह भी हम यहाँ पर डेबिट करके शो कर सकते हैं इस लॉस को। लेकिन हम कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस लॉस को शो नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम इज डिफेक्टिव बिकॉज अंडर दिस सिस्टम। अब सिंगल एंट्री सिस्टम जो है हमारे डिफेक्टिव होती है इस सिस्टम में, क्यों, क्या कारण है कि सिंगल एंट्री सिस्टम हमारी डिफेक्टिव कही जाती है। ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, क्या इसमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं किया जाता है इसीलिए। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, या फिर ऑल दीज कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो देखिए, अगर हम बात करें सिंगल एंट्री सिस्टम की, तो आपको पता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसमें जो एंट्रियां होती हैं वो सिंगल होती हैं, जबकि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, जो मेथड फॉलो किया जाता है, वो होता है हमारा डबल अकाउंटिंग सिस्टम या फिर डबल एंट्री सिस्टम, जिसके अंदर कोई भी आइटम हो उसकी एंट्रीज डबल साइड की जाती है, उसका डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है।
तो सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ यही बात है कि यहाँ पे कोई भी अकाउंट इस तरह का प्रिपेयर नहीं किया जाता, फिर चाहे वो ट्रायल बैलेंस हो, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट हो, या फिर वो बैलेंस शीट हो। इसी कारण से यहाँ पर ये हमारे डिफेक्टिव मानी जाती है। तो ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये अकाउंट प्रिपेयर नहीं किए जाते हैं, इसी कारण हमारी सिंगल एंट्री सिस्टम को डिफेक्टिव सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंपलसरी फॉर। अब स्टैट्यूटरी ऑडिट हमारा कंपलसरी क्यों है, ये हमें यहाँ पे बताना है। किसके लिए है? ऑल पब्लिक कंपनीज, ऑल प्राइवेट कंपनीज, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज, या फिर ऑल बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी ऑडिट की, तो यहाँ पर ये हमारा कंपलसरी किसके लिए होता है? आप बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है वो हमारा कंपलसरी होता है दोनों तरह की कंपनी के लिए, फिर वो चाहे हमारा प्राइवेट कंपनी हो या फिर हमारा पार्टनरशिप वो सॉरी पब्लिक कंपनी हो। क्योंकि यहाँ पर कंपनी एक्ट के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया है जिसके द्वारा स्टैट्यूटरी ऑडिट बनाना हमारा कंपलसरी हो जाता है। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सारे प्रोविजन डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज आप एक बार 2013 की जो भी नॉर्म्स हैं आप उनको पढ़िए, वहां पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि स्टैट्यूटरी ऑडिट हमारा पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों के लिए ही कंपलसरी कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर हम कल का एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। गोपाल जी शर्मा का एक कमेंट था, उन्होंने बोला था कि पीरियोडिक ऑडिट और हमारा कॉन्टिन्यूस ऑडिट में उन्हें कंफ्यूजन है। तो देखिए कॉन्टिन्यूस ऑडिट होती है ये हमारी कॉन्टिन्यूस बेसिस पर होती है। इसमें कंपनी के स्टाफ भी हो सकते हैं, कंपनी का मेन अपॉइंटमेंट ऑडिटर भी हो सकता है। अब स्टाफ इसलिए होगा क्योंकि कई कंपनियां अलग से किसी ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करती हैं, जो अकाउंटेंट होते हैं या किसी अदर पर्सन को भी वो वहां पर इनको जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको चेक करने के लिए रख सकते हैं। तो या तो स्टाफ मेंबर्स होंगे या फिर ऑडिटर कंपनी के रिकॉर्ड्स को डेली चेक करेगा। अब वो डेली भी ऐसे हो सकता है, फोर्टनाइट हो सकता है, मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है। ठीक है, इस बेसिस पे डेली उसको चेक किए जाएंगे, और अगर कोई ऑडिटर अपॉइंट करता है तो डेली विजिट कर सकता है कभी भी कंपनी के अंदर। तो ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस ऑडिट, लगातार होगी वो ऑडिटिंग। और यहाँ पर पीरियोडिक ऑडिट की बात करें तो पीरियोडिक ऑडिट वो ऑडिट होती है जो हमारी एट द एंड ऑफ द ईयर होती है, और ये हमारी तभी प्रिपेयर होगी जब हमारे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आपको पता ही है फाइनल अकाउंट हमारे लास्ट में प्रिपेयर किए जाते हैं। जब हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारे अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं उसके बाद आता है बैलेंस शीट की बारी। जब बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाती है उसके बाद हमारी पीरियोडिक रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है। तो इतना ही डिफरेंस है इसमें। और हम जब टाइप्स ऑफ ऑडिट को डिस्कस करेंगे थ्योरी क्लास में तो हम वहां भी इनको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि इनके एडवांटेज, लिमिटेशंस, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए हैं। और अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर हो गया है तो ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और कोई भी टॉपिक हो तो उसको भी बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो उसको बता सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में उनको फिर से डिस्कस कर लेंगे। बीच में हम इसलिए डिस्कस नहीं करते फ्रेंड्स क्योंकि एक टाइम होता है उसके अंदर ही मुझे अपनी क्लास कंप्लीट करनी होती है, और अगर मैं बीच में आप लोगों के क्वेश्चंस करूंगी तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है। ठीक है, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और प्लीज आप ना क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दिया करिए कि ये वाला क्वेश्चन नंबर है। वैसे क्वेश्चन नंबर मैं ही नोट नहीं करती, बट आप थोड़ा सा क्वेश्चन भी दिया करिए कि ये वाला क्वेश्चन है, तो उसके बेसिस पर हम उसको नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The existence of a good system of internal check reduces to a great extent of। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंटरनल चेक की। कल हमने इंटरनल चेक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे जिसमें आपको इंटरनल चेक क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, हम अपनी थ्योरी क्लास में इंटरनल चेक को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हिंदी में देख लेते हैं। आंतरिक जांच की एक अच्छी प्रणाली का अस्तित्व काफी हद तक कम हो जाता है किसके द्वारा? मतलब क्या कम हो जाता है उससे?
ऑडिटर का वर्क कम करने की बात करता है, ये लाइबिलिटी कम हो जाती है, नाइदर वर्क नॉट द और लाइबिलिटी ऑफ द ऑडिटर या फिर बोथ द वर्क एंड द लाइबिलिटी। हमको बताना है कि अच्छा अगर इंटरनल चेक एक अच्छा होगा सिस्टम हमारे पास तो उससे हमारी क्या चीज क्या कमी हो कमी जो है वो हो जाएगी, वहां पे बर्डन कम हो जाएगा हमारे ऑडिटर का, या उसका काम कम हो जाएगा, उसकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, क्या कम हो जाएगी। तो देखिए इंटरनल चेक में मैंने आपको बताया था कि वहां पर क्या होता है, इंटरनल चेक के अंदर जो भी कंपनी होती है उसके अंदर जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स किए जा रहे हैं डेली बेसिस पर, उन सबको चेक किया जाता है कि सही वो कर रहे हैं नहीं, उनका पोस्टिंग अकाउंट में सही से हो रही है नहीं, ये सारी चीजें इंटरनल चेक के अंदर देखी जाती हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि जो भी स्टाफ मेंबर्स वहां पे काम कर रहे हैं वो डेली बेसिस पे कर रहे हैं नहीं, उनको जितना टारगेट दिया गया है उनको उन्होंने अचीव किया है या नहीं, ये सारी चीजें इंटरनल चेक के अंदर देखी जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर ये सारी चीजें पहले ही चेक कर दी जाएंगी तो यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट किसको मिलेगा, वो मिलेगा हमारे ऑडिटर को। अब ऑडिटर को वो बेनिफिट किस रूप में मिलेगा अब आपको वो बताना है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर कि वो क्या होगा या किस रूप में यहाँ पे उसको बेनिफिट मिलेगा, तो वो मिलेगा उसके काम से। क्योंकि देखिए ऑडिटर को वो सारा फिर से चेक नहीं करना पड़ेगा, वो पहले से ही इंटरनल चेक किया गया है और सही तरीके से किया गया है, तो बस उसको क्या करना होगा, वो रिकॉर्ड लास्ट में चेक करेंगे ऑडिटर, और उसके साथ ही साथ जो भी वाउचर होगा उसको उससे मिलान कर लिया जाएगा, और अगर वहां पे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो वो अपनी प्रोसेसिंग को आगे स्टार्ट करेंगे और बाद में एक रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करके दे देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ऑडिटर का काम जो है वो कम हो जाएगा अगर इंटरनल चेक वहां पे किया जा रहा है। और अगर कंपनी में इंटरनल चेक नहीं किया जा रहा है तो वहां पर क्या होगा, ऑडिटर को पहले इंटरनल चेक वाला काम करना होगा, उसको पहले ये देखना होगा कि कंपनी के रिकॉर्ड सही से मेंटेन है या नहीं। अगर वही मेंटेन नहीं होंगे तब तक वो अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं कर सकता, अपना जजमेंट नहीं दे सकता है, ठीक है। तो इंटरनल चेक से क्या होता है, वो जो ऑडिटर है उसका काम कम हो जाता है। तो ऑप्शन पे आते हैं, working papers which contain a record of the audit work done are the property of। यहाँ अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो काम करने वाले कागजात हैं जिसमें ऑडिट कार्य को रिकॉर्ड होता है वो हमारी संपत्ति है। किसके लिए संपत्ति कहलाई जाएगी, कंपनी के लिए, ऑडिटर के लिए, कंपनी और ऑडिटर बोथ, या फिर कंपनी लॉ बोर्ड के लिए। तो वर्किंग पेपर्स बताने हैं वो किसके लिए असेट्स कहलाए जाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि वर्किंग पेपर्स की, अब वो वर्किंग पेपर्स किस पर्पज से क्रिएट किए गए हैं, वो बनाए गए हैं जब भी ऑडिटर ने जो भी एनालाइज किया कंपनी में, जो भी उसको फाइंडिंग्स निकल कर आई उसको उन्होंने पेपर पे लिखा है, तो वो उसके लिए क्या है, वो मेन पॉइंट है जिसके बेसिस पर वो रिपोर्ट अपनी प्रिपेयर कर सकता है और अपना जजमेंट दे सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब वो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा तो किसकी हेल्प से करेगा, वर्किंग पेपर की हेल्प से। और अगर वर्किंग पेपर नहीं हुए तो सबसे ज्यादा लॉस किसको होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर को होगा, क्योंकि वो रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिपोर्ट प्रिपेयर करने में ये वर्किंग पेपर उसकी बहुत हेल्प करेंगे। इसलिए यहाँ पे असेट्स की बात की गई है, प्रॉपर्टी की बात की गई है, तो ये ऑडिटर के लिए प्रॉपर्टी की तरह काम करेगा, उसको उसे सेव करके रखना पड़ेगा, क्योंकि उसी से ही उसको अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा ऑडिटर राइट आंसर हो जाएगा। कंपनी को उन पेपर से कोई लेना देना नहीं है, कंपनी को तो सिर्फ क्या चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे कंपनी कट जाएगा। बोथ नहीं होगा, कंपनी लॉ बोर्ड को भी कोई मतलब नहीं है, उन्होंने बस आपको प्रोविजंस रूल्स दे दिए हैं, उनको फॉलो करना कंपनी का काम है, और कंपनी वो फॉलो किस तरह से करेगी, ऑडिट करा के, और ऑडिट रिपोर्ट उसको बस चाहिए, अब वो कैसे भी पेपर की करे एक ऑडिटर, वो ऑडिटर के ऊपर है। तो यहाँ पर जो हमारे असेट है, अगर हम असेट की बात करें तो वो सिर्फ वो वर्किंग पेपर जो है सिर्फ एक ऑडिटर के लिए है, तो ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैकेंसी कॉज बाय द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑडिटर इज फिल्ड ओनली बाय। अब यहाँ पर बात की जा रही है अगर किसी भी तरह की कोई वैकेंसी है ऑडिटर की पोस्ट पर तो वो किसके द्वारा भरी जाएगी, द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द कंपनी लॉ बोर्ड, या फिर द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे वैकेंसी की बात की जा रही है कि एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जो ऑडिटर है उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी लॉ बोर्ड, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एनुअल जनरल मीटिंग में अपने वोट से वहां पर एक ऑडिटर अपॉइंट करते हैं कि हाँ इस पर्सन को एक अपॉइंटमेंट देना चाहिए, या फिर इस पर्सन से हम चाहते हैं कि ये इस कंपनी का ऑडिट करे। ठीक है, तो ये काम होता है हमारे शेयर होल्डर्स का। अब यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर्स इसलिए नहीं आते क्योंकि ये ये जो रिपोर्ट प्रिपेयर की जा रही है किसके लिए प्रिपेयर की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए। अगर यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर कंपनी का कोई भी हेड है वो इनको अपॉइंट करता है, तो वहाँ पे शेयर होल्डर के मन में यही बात बनी रहेगी कि इन लोगों ने अपॉइंट किया है, हो सकता है ये सही से रिपोर्ट ना दे, ये कंपनी को ही अच्छा बताएगा, हो सकता है कि ये उनके अंडर में रह के काम करे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो अपॉइंट किए जाते हैं ऑडिटर वो शेयर होल्डर के थ्रू किए जाते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी लॉ बोर्ड या मैनेजिंग डायरेक्टर का इनमें कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर द कंपनीज एक्ट द स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट इज कंडक्टेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ, हमें यहाँ पे बताना है कंपनी एक्ट में किस प्रोविजन के अंदर हमारी जो स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट है वो कंडक्ट की जाती है। सेक्शन 209 सबसेक्शन डी, सेक्शन 233 सबसेक्शन 3, सेक्शन 23 सबसेक्शन बी, या फिर सेक्शन 224। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप 233 कर लीजिए, 233, ठीक है, सबसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो हमारी किस प्रोविजन के अंदर बनाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट जो होती है वो सभी प्रकार की कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं होती, ये सिर्फ उन्हीं कंपनियों के लिए कंपलसरी होती है जिन्हें 209 सबसेक्शन डी के अंतर्गत लागत जो अकाउंट्स हैं उनको रखना जरूरी होता है, और अगर वो उन बुक्स को रखेंगे तो वहां पर उनका ऑडिट कराना भी उनके लिए कंपलसरी हो जाएगा। तो 209 के अंदर तो ये बताया गया है कि जो बुक्स हैं उनको किस तरह से मेंटेन करना है। और जो अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऑडिट की, तो देखिए ऑडिट की बात हमारी बताई गई है प्रोविजन हमारे सेक्शन 233 सबसेक्शन बी में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बुक से रिलेटेड बात की गई है 209 सबसेक्शन डी में, और अगर हम ऑडिट की बात करें तो ये की गई है सेक्शन 233 सबसेक्शन बी में। तो इस थोड़ा सा भी अगर आपने और भी चीजें पढ़ी हैं अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें देखते हो उसके बेसिस पर भी आप इनके आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाय। अब एक इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो किसके द्वारा रिमूव किया जाता है, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, स्टैट्यूटरी ऑडिटर या फिर गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर की बात की जा रही है। इंटरनल यानी कि जो कंपनी के अंदर कंपनी के रिकॉर्ड्स को चेक करेगा। ठीक है, अब कंपनी के अंदर के सारे कामों को देखेगा वो कि सही से लेजर में तो पोस्टिंग नहीं हुई है, लेजर में पोस्टिंग अगर कर दी गई है तो उनको उनकी सब्सिडरी बुक्स जो है उनमें सही से पोस्टिंग करी है या नहीं, ये सारे इंटरनल ऑडिटर के काम होते हैं। ठीक है, जो कि इंटरनल ऑडिटर किसका पार्ट होगा, इंटरनल कंट्रोल का। ऑडिटर मैंने आप कल आपको बताया था इंटरनल ऑडिट कौन करेगा, इंटरनल ऑडिटर, और इंटरनल ऑडिट किसका पार्ट है, इंटरनल कंट्रोल का। तो जब सारी चीजें इंटरनली बेसिस पर की जा रही हैं तो इंटरनली बेसिस पर ये सारे हेड किसको बनाया जाएगा, इसका वो बनाया जाएगा हमारा मैनेजमेंट को। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शेयर होल्डर को इंटरनल कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने जो एनुअल जनरल मीटिंग में जिसको अपॉइंट किया है उनसे उनको अच्छी रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो उनको इंटरनल ऑडिटर से कोई लेना देना नहीं है। वहीं स्टैट्यूटरी ऑडिटर को भी इंटरनल ऑडिटर से कोई मतलब नहीं है। और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट भी कोई इंटरफेयर नहीं करती, उन्होंने तो गवर्नमेंट सिर्फ उसके बेसिस पे काम करेगी कि जो भी कंपनी लॉ बोर्ड के द्वारा रूल बनाए गए हैं, कंपनीज एक्ट में रूल दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग एक कंपनी उनको फॉलो कर रही है या नहीं, बस इतना काम होता है। तो इसको रिमूव करना, इसको अपॉइंट करना एक मैनेजमेंट का काम है। अब वो इसको अपॉइंट करे या ना करे ये भी डिसीजन एक मैनेजमेंट का ही होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूटीन चेकिंग रिड्यूसेस द। अब जो रूटीन चेकिंग है वो क्या कमी करती है, ठीक है, क्या रिड्यूस करेगी आपकी, वर्क ऑफ एन ऑडिटर, लाइबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर, बोथ अबव या फिर नन ऑफ द अबव। अब देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने अभी आपको साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, बस पूछने का तरीका अलग है, क्वेश्चन वही है। अब देखिए रूटीन चेकिंग यानी कि इंटरनल चेक,
अब इंटरनल चेक होगा तो उससे क्या कमी आएगी, उससे कमी आएगी एक ऑडिटर के काम में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एक ऑडिटर का काम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा अगर रूटीन चेकिंग कंपनी में की जाएगी, क्योंकि सब कुछ पहले से ही सिस्टमैटिक वे में किया हुआ होगा, सारे ट्रांजेक्शन सही तरीके से होंगे और एविडेंस के प्रॉपर उनके एविडेंस वहाँ पे मौजूद होंगे, सारी चीजें अच्छी सिस्टमेटिक वे में चलेंगी। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई भी ट्रांजेक्शन देखना है तो वहां पर आपको लगे अरे इसका तो वाउचर ही नहीं है, इसका तो एविडेंस ही नहीं है, ये कहाँ से एंट्री हो गई। तो वहां पर उनकी सब्सिडरी बुक भी अवेलेबल होंगी सिस्टमेटिक वे में, तो आप कभी भी अगर कोई भी ऑडिटर चाहता है रैंडमली तो वो उनको चेक कर सकता है। तो रूटीन चेकिंग से क्या होता है, एक ऑडिटर का काम जो है वो कम हो जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस भी पसंद आए होंगे। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए किसी भी क्वेश्चन को लेके। बस आप क्वेश्चंस थोड़ा सा मेंशन कर दीजिएगा वहां पे, मैं भी कोशिश करूंगी कि नंबर मेंशन करा करूं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और विच वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।